नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो गया। मतदान प्रतिशत कितना रहा, इसकी फाइनल फिगर अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अंदाज़ा ये है कि 4% से लेकर 7% तक जो है मतदान 2019 की तुलना में कम हुआ है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? एक अर्थ जो भाजपा विरोधी है, मोदी विरोधी हैं, वो निकाल रहे हैं कि मोदी की जो हैट्रिक है उसको झटका लगा है। तो इस खबर से या इस कल्पना मात्र से मोदी विरोधियों की बाँछें खिल गई हैं। उनको लग रहा है कि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और हम मोदी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आज राहुल गांधी का उत्साह आपने इसीलिए देखा होगा कि 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलने जा रही। लेकिन राहुल गांधी इसी तरह की गलतफहमियों में जीते हैं। आप 2019 का चुनाव याद कर लीजिए। उनको जो फीडबैक मिला था उनकी पार्टी की ओर से, उनके जो रणनीतिकार थे, कि कांग्रेस पार्टी को 180 से 210 सीटें मिल रही और कितनी आई? 52 सीटें। तो राहुल गांधी का जो फीडबैक सिस्टम है, उनका जो उत्साह है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसका कोई आधार नहीं होता। ये उनकी कल्पना होती है, गलतफहमी की दुनिया होती है जिसमें वो जीते हैं। तो इसलिए उनके दावे की बात नहीं करूँगा। लेकिन मतदान प्रतिशत कम हुआ है, ये तो तथ्य है, फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब कई हो सकते हैं जिन पर बात करने की कोशिश करते हैं। एक कारण जो है, बल्कि कहें सबसे बड़ा कारण, तो मोदी फैक्टर ही है। मोदी के कारण ही मतदान कम हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा तर्क हुआ? तो मैं बता रहा हूँ, जो मोदी के समर्थक हैं या भाजपा के समर्थक हैं, उनके मन में ये बात बैठ चुकी है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, भाजपा तो जीत ही रही है, तो एक वोट नहीं पड़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में उदासीनता ऐसे मतदाताओं के बीच में, जिनको लगता है कि हमारा वोट पड़े तो कोई बड़ा बदलाव हो तब तो वोट दें, यथास्थिति अगर बनी रहती है तो हमारे वोट देने से न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, विपक्ष का मतदाता, उसको भी मोदी फैक्टर का ही असर है। उस पर भी उसको लगता है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, हम हार ही रहे हैं, हमारी पार्टी हार रही है, हमारा गठबंधन हार रहा है, तो ऐसे में वोट देने न देने से क्या फ़ायदा। अब इन तर्कों की, ये जो तथ्य हैं, इनकी ज़रा समीक्षा करते हैं। पहली बात, मैंने जितने चुनाव देखे हैं, 1977 से लगातार चुनाव देख रहा हूँ। 1977 से अब तक ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें चुनाव का नतीजा पहले से तय है। और विपक्ष इतना निराश मुझे किसी चुनाव में नहीं दिखा। अब तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी पार्टी की हुई है किसी लोकसभा चुनाव में, तो 1984 का चुनाव है, जब राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को 414 सीटें मिली थीं और विपक्ष का लगभग सफाया हो गया था। उस समय भी विपक्षी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों में निराशा नहीं थी, उत्साह था। इसके बावजूद कि मालूम था कि जीत नहीं रहे हैं, तब भी लड़ाई जो है पूरे दम से लड़ी गई, पूरी ताकत से लड़ी गई, कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। लेकिन इस बार क्यों ऐसा माहौल बन गया है कि विपक्ष जो है, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक, उसके वोटर निराश हैं? इसका पहला कारण दिया है खुद विपक्षी दलों ने, खासतौर से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब उसके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उसके समर्थकों में ये संदेश गया कि पार्टी चुनाव में हार के डर से डरी हुई है, भयभीत है। तो उसके बड़े नेता इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उनको मालूम है कि चुनाव में जीत नहीं होने वाली है, वो चुनाव हार जाएंगे। तो चुनाव हार जाएंगे तो इसलिए चुनाव लड़ने का क्या फ़ायदा। तो जब बड़ा नेता चुनाव के मैदान से भागने लगता है तो आप समझिए कि उसका असर नीचे तक जाता है, उसका असर नीचे तक हुआ है। दूसरा कारण, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से भगदड़ मची है, पार्टी के नेता छोड़कर पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो भी एक संकेत है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार उसमें गिरावट आ रही है, लगातार वो नीचे की ओर जा रही है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण समझिए कि चुनाव का नतीजा तय है, इस कारण जो है विपक्षी मतदाताओं में निराशा है कि हमारे वोट देने से, जब हमारे नेताओं में ही आत्मविश्वास नहीं है, उन्हीं में विश्वास नहीं है,
तो हमारे वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग निकले नहीं होंगे। उनमें दूसरा पक्ष ये है कि ऐसे लोग भी होंगे जिनको लग रहा होगा, जो भाजपा समर्थक हैं, मोदी समर्थक हैं, उनको लग रहा होगा कि पार्टी तो जीत ही रही है, तो वो भी उदासीन हो गए हों या कॉम्प्लेसेंट हो गए हों, इसलिए वोट देने ना निकले हों। ये कारण बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों कारण हो सकते हैं और मुझे लगता है कि दोनों कारण होंगे। तीसरा कारण, जो खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात कर रहा हूँ, उनसे एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो जिस तरह से मतदान हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ कि इससे पहले फर्जी वोटिंग होती थी मुस्लिम बहुल इलाकों में बुर्के की आड़ में। हर चुनाव में आपने सुना होगा कि ये आरोप लगता था और रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत होती थी कि बुर्के के अंदर से जो है पुरुष भी आ रहे हैं और फर्जी वोटर भी आ रहे हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा पुख्ता इंतज़ाम किया। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ महिला पुलिसकर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती हुई और बूथ के अंदर कोई भी जो है बुर्का पहनकर यानी चेहरा ढककर वोट देने नहीं जा सकता था। इसकी वजह से भी कम हुई है वोटिंग। तीसरा कारण, 2014 से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, जितने चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो मुस्लिम वोटों के बिना जीती है। तो मुस्लिम मतदाताओं में दो तरह का असर है। एक, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या भाजपा की राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें उनको जो है धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं हुआ है। उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला है। तो उसकी वजह से उनका जो विरोध था, उसके विरोध की धार थी, वो थोड़ी कुंद हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है बीजेपी को वोट देगा। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं देगा। वो ये हो सकता है कि वोट देने ना जाए, लेकिन वो बीजेपी को वोट देगा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मुसलमानों के एक तबके में ये बात धीरे धीरे घर करती जा रही है कि हमारे खिलाफ वोट देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे बारे में बात करने से भी डरते हैं। तो इसलिए भी जो है मुसलमानों को लग रहा है कि वोट देने का फ़ायदा, मुसलमानों से मेरा मतलब है मुसलमानों के एक वर्ग से, पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों के लिए अब भी बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। अब भी बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है। लेकिन अब जो है जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का फिर जिक्र करूंगा, 2019 में सपा बसपा आरएलडी का जो अलायंस हुआ, उसमें लगभग 100% वोट जो है मुसलमानों का जितना वोट पड़ा उसका लगभग 100% वोट वो गया इस गठबंधन को। इसके बावजूद बीजेपी 64 + 2 66 सीटें 66 80 में से जीत गई। तो वो सबसे बड़ा धक्का था मुस्लिम मतदाता के लिए। और जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उनके लिए कि ये जो मुस्लिम वोट का वीटो था, ये नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। मैंने शुरू में 2-3 बार कहा कि मुसलमान किसी भी हालत में वोट नहीं देगा बीजेपी को। उसका आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। असम के विधानसभा चुनाव में एक बूथ जहाँ पर 90% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता थे, वहाँ बीजेपी को जो वोट मिला वो उससे भी कम था जितने उनके मुस्लिम कार्यकर्ता थे, यानी जितने उनके बूथ वर्कर थे। 25 थे और वोट बीजेपी को 2 या 3 मिला था। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए मुसलमान हैं, वो भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में न रहिए कि मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। जिस दिन मुसलमान बीजेपी को वोट देने लगेगा, बीजेपी की 500 सीटें आएंगी। तो ये गलतफहमी दिल से निकाल देनी चाहिए। तो मुस्लिम इलाकों में अब भी इस बार भी मतदान प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो जुनून नहीं है कि भाजपा को हराना है। उन्होंने दिल में कहीं मान लिया है कि हमारी इस तमाम कोशिश के बावजूद हम बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। उससे ज़्यादा उनको निराशा है उन पार्टियों से जिनके लिए वो वोट करते हैं,
कि ये पार्टियां हमारा नाम लेने में, हमारे बारे में चर्चा करने में, हमारे मुद्दे उठाने में संकोच करती हैं। वो डरती हैं कि इससे उनका हिंदू वोटर नाराज़ ना हो जाए। तो उनको लग रहा है कि हम तो दोनों जहां से जा रहे हैं। बीजेपी से दुश्मनी मोल ले ली है, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी हमको सरकारी योजनाओं में हर तरह का लाभ दे रही है। तो उनके लिए बीजेपी के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे नहीं हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हैदराबाद की एक बीफ की दुकान पर खड़े होकर कह रहे हैं, दुकानदार का नाम लेकर, फलां की बीफ शॉप जिंदाबाद। अब इस तरह का नारा केवल ओवैसी लगा सकते हैं और ये जाहिर है कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। इसका मतलब है हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मधुलता जो भाजपा की उम्मीदवार हैं वो उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। मधुलता जो है वो मुस्लिम विरोधी उनकी छवि नहीं है हैदराबाद में। वो हैदराबाद की मुस्लिम महिलाओं के बीच में काम करती हैं, जिनको शेखों के हाथ बेचा जाता है, व्यापार होता है। वो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बीच में काम करती हैं, उनके रिहेबिलिटेशन का काम करती हैं। तो इसलिए जो है उनको मुस्लिम विरोधी करार देना ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जो मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत में कमी हुई है, इससे ये बिल्कुल न समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा है या मोदी की हैट्रिक को कोई झटका लगा है। ये झटका है विपक्षी दलों के लिए। उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को लग रहा है कि किस आधार पर वोट दें। गठबंधन बन नहीं पाया, जहां बना वहां चल नहीं पाया, कोई नेतृत्व है नहीं, किसके नाम पर वोट देने के लिए निकले। सामने नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जिनका विराट व्यक्तित्व जो है उसके सामने सब बौने नज़र आते हैं। तो मोदी के विरोध में बोल तो सकते हैं आप, लेकिन मोदी के विरोध में वोट देने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। उदासीनता है, उनको मालूम है कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए किसी को समर्थन देना, वोट देना, इसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। तो जो बहुत कमिटेड वोटर है, जो बहुत कमिटेड कार्यकर्ता है, उसको छोड़ दें तो बाकी जो फ्लोटिंग वोट होता है वो मुझे लगता है कि विपक्ष की ओर नहीं गया है, इसलिए भी मतदान का प्रतिशत गिरा है। और जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 45 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार वो 55 से 60 सीटें जीतने की स्थिति में लग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला राउंड जो है वो अपने नाम कर लिया है। पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। ऐसा अनुमान अगर आप लगाएं तो आप गलत साबित नहीं होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।